नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जटिल और गहरे मुद्दों में से एक है, गरीबी। आज सिर्फ सतह पर मौजूद आंकड़ों की बात नहीं होगी, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये समस्या हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की संरचना में किस तरह रची बसी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले गरीबी की एक नई परिभाषा को समझा जाएगा, फिर इसे मापने वाले गणित पर बात होगी। उसके बाद इस संकट की असली जड़ों को टटोलेंगे, गरीबी के उस क्रूर जाल या ट्रैप को देखेंगे, और अंत में इस पूरे मुद्दे के महिला दृष्टिकोण पर आएंगे। आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, गरीबी की नई परिभाषा, जो उस पुराने और एक आयामी नजरिए से बिल्कुल अलग है। दशकों से चरम गरीबी को मापने का तरीका बड़ा ही सीधा सा रहा है। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दिन के $2.15 से कम पर गुजारा कर रहा है तो बस उसे अत्यंत गरीब मान लिया जाता है। ये तो आय के आधार पर खींची गई एक तरह की इमेजिनरी लाइन हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ पैसों का स्तर ही किसी व्यक्ति की गरीबी की पूरी कहानी बयां कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण। इनके अनुसार असली गरीबी सिर्फ जेब में पैसे न होना नहीं है, ये दरअसल उन छोटी छोटी आज़ादियों का छिन जाना है, जैसे अपने जीवन के फैसले खुद ना ले पाना, अच्छे स्वास्थ्य या उचित शिक्षा से वंचित रह जाना। एक पूर्ण जीवन जीने की क्षमता और विकल्पों का ना होना ही तो सच्ची गरीबी है। गरीबी की इस नई और विस्तृत समझ के बाद आइए अपने दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, गरीबी का गणित। वैश्विक और राष्ट्रीय संस्थाएं आखिर इस बहुआयामी संकट को नापती कैसे हैं? चलिए इसके तंत्र को समझते हैं। यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपातों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है हेड काउंट अनुपात। यह मूल रूप से सिर्फ एक गिनती है कि गरीबी रेखा से नीचे आखिर कितने लोग आते हैं। यह केवल प्रभाव या इंसिडेंस को दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ है गरीबी गैप अनुपात। ये बताता है कि जो लोग गरीब हैं वे वास्तव में उस रेखा से कितना नीचे हैं, यानी यह गरीबी की तीव्रता को मापता है। कोई व्यक्ति रेखा से बस थोड़ा सा नीचे हो सकता है और कोई बहुत ज्यादा नीचे। यह अनुपात उसी गहराई को एकदम स्पष्ट रूप से सामने लाता है। और गरीबी मापने की इसी गहराई को ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या एमपीआई बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है। इसे यूएनडीपी और ओएचपीआई द्वारा तैयार किया गया है। ये ढांचा गरीबी को 3 मुख्य आयामों में बांट देता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और मजेदार बात यह है कि हर एक को ठीक 33.3% का समान भार दिया गया है। इसके अंदर कुपोषण, स्कूल में बिताए गए वर्ष और पीने के पानी जैसी बुनियादी चीजों का आकलन किया जाता है। लेकिन एक ग्लोबल इंडेक्स को स्थानीय वास्तविकताओं के हिसाब से ढालना भी तो बहुत जरूरी है। इसलिए जहां ग्लोबल एमपीआई में 10 मानक संकेतक होते हैं, वहीं भारत के नीति आयोग ने इसे राष्ट्रीय एमपीआई के रूप में अपने तरीके से अनुकूलित किया है। इसमें स्वास्थ्य के मोर्चे पर मातृ स्वास्थ्य और जीवन स्तर वाले हिस्से में बैंक खातों तक पहुंच को भी जोड़ दिया गया। इस बदलाव से जीवन स्तर के संकेतकों का गणितीय भार अब 1/21 हो गया है। एक बैंक खाता होना आज के समय में वित्तीय समावेशन के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है, ये यहां साफ देखा जा सकता है। मापन के इस पूरे गणित को समझने के बाद चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे भाग की ओर चलते हैं। इस संकट की जड़ें, अर्थव्यवस्था में गरीबी आखिर लगातार क्यों बनी हुई है? यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक टिप्पणी याद आती है। अगर यहाँ से 1 रुपया भेजा जाता है तो केवल 15 पैसे ही वास्तव में गरीबों तक पहुँचते हैं। ये बात सीधे तौर पर उस व्यवस्था के लीकेज और भ्रष्टाचार को उजागर करती है जिसने हमेशा से गरीबी हटाने की कोशिशों में बड़ी बाधा डाली है। जब सरकार द्वारा भेजा गया पूरा संसाधन सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा ही नहीं तो गरीबी की स्थिति कैसे सुधरेगी? और अब जरा इस डेटा पॉइंट पर नजर डालते हैं जो वाकई चौंकाने वाला है। 44%। देश की लगभग 44% आबादी कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन ये विशाल कार्यबल मिलकर जीडीपी में सिर्फ 17% का ही योगदान देता है। खेती की छोटी जमीनें और कम उत्पादकता का नतीजा ये है कि इतने सारे लोग मिलकर भी आउटपुट इतना कम दे रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था के भीतर एक बहुत बड़े संरचनात्मक असंतुलन का साफ सबूत है। असल में संकट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई बहुआयामी कारण एक साथ काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक लोग से देखें तो औपनिवेशिक काल में देश की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर चला गया। फिर वही
कम कृषि उत्पादकता, जिसका जिक्र अभी हुआ। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर होने वाले टकराव जो निवेश का रास्ता रोकते हैं, शासन के स्तर पर प्रशासनिक रुकावटें और इन सब के ऊपर संसाधनों की तुलना में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ये सभी कारण आपस में जुड़कर अर्थव्यवस्था में गरीबी को लगातार जिंदा रखते हैं। चलिए अब चौथे खंड की शुरुआत करते हैं, गरीबी का जाल। यह समझना बहुत जरूरी है कि आर्थिक स्थिरता का यह दुष्चक्र कैसे काम करता है और लोग इसमें कैसे फंसते चले जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्रूर दुष्चक्र कैसे बनता है। इसकी शुरुआत होती है कम आय से। जाहिर है, पैसे कम होंगे तो बचत भी कम हो पाएगी। बचत कम होने का सीधा मतलब है निवेश का घटना, जिससे निचले स्तर पर आर्थिक विकास लगभग रुक सा जाता है। इस सब का अंतिम परिणाम क्या होता है? परिवार अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाता और उचित कौशल के अभाव में इंसान घूम फिरकर वापस उसी कम आय वाली स्थिति में आ गिरता है। पीढ़ियां बिना किसी प्रगति के बस इसी जाल में फंसी रह जाती हैं। इसी जाल के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट श्रेणी आती है जिसे चर्निंग पुअर कहा जाता है। ये वे लोग हैं जो लगातार गरीबी रेखा के अंदर बाहर होते रहते हैं। अक्सर मौसमी काम के चलते या अचानक खेती में हुए किसी बड़े नुकसान की वजह से इनकी आय ऊपर नीचे होती रहती है। हमेशा गरीब रहने वालों की तुलना में इन लोगों का जीवन भारी अस्थिरता से भरा होता है, जहां एक छोटी सी आर्थिक आपदा इन्हें वापस गरीबी के गर्त में धकेल सकती है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये आती है कि व्यापक स्तर पर इस स्थिति का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। दो ही रास्ते हैं। एक तरफ है जनसांख्यिकीय लाभांश, जहां एक बड़ी और ऊर्जावान युवा आबादी को अगर सही रोजगार मिल जाए तो वो देश की आर्थिक वृद्धि को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर है जनसांख्यिकीय आपदा का गंभीर जोखिम। अगर इसी युवा आबादी को सही कौशल और नौकरियां नहीं मिलेंगी तो यही शक्ति समाज के लिए एक दायित्व बन जाएगी, जो सीधे तौर पर सामाजिक तनाव और अस्थिरता को जन्म देगी। और अब हम इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ पहुंचे हैं, महिला दृष्टिकोण, यानी गरीबी का वो असमान बोझ जो महिलाओं को उठाना पड़ता है। अर्थशास्त्र में इस अवधारणा को गरीबी का नारीकरण या फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। असल में गरीबी का असर तो सब पर पड़ता है, लेकिन महिलाओं पर इसका प्रभाव कहीं अधिक गंभीर होता है। शिक्षा में कमी, उचित पोषण का ना मिलना और व्यवस्था के स्तर पर आर्थिक अवसरों से बाहर रखे जाने के कारण महिलाओं को गरीबी की सबसे कठोर मार झेलनी पड़ती है। समाज में गरीबी का ये अनुभव जेंडर के आधार पर बिल्कुल अलग हो जाता है। 2011 की जनगणना की ये आंकड़े इस शैक्षिक विषमता की बड़ी ही दुखद सच्चाई बयां करते हैं। जहां पुरुष साक्षरता 84% के आसपास है, वहीं महिला साक्षरता केवल 65% पर अटकी हुई है। अक्सर देखा गया है कि अत्यंत सीमित संसाधनों वाले परिवारों में जब पैसों की तंगी होती है तो बेटियों की तुलना में बेटों को स्कूल भेजने को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस शिक्षा के अभाव का सीधा नतीजा ये होता है कि महिलाएं बेहतर आर्थिक अवसरों से लगभग पूरी तरह कट ऑफ हो जाती हैं। और बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर पर भी हालात काफी चिंताजनक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का यह डेटा एक कड़वा सच बताता है। भारत में लगभग 47% महिलाएं अनीमिक हैं, यानी उनमें खून की कमी है। अक्सर परिवारों में संसाधनों की कमी के चलते महिलाओं के पोषण का नंबर सबसे अंत में आता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि बहुआयामी गरीबी का सीधा और गहरा प्रहार महिलाओं के बुनियादी स्वास्थ्य पर किस तरह होता है। इसके साथ ही एक और बेहद चौंकाने वाला आर्थिक पहलू सामने आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हर दिन लगभग 290 मिनट ऐसे कामों में बिताती हैं जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, जैसे घर की देखभाल करना, पानी लाना या खाना बनाना। अगर इस बिना भुगतान वाले श्रम को वैश्विक स्तर पर जोड़ा जाए तो दुनिया भर में ये लगभग $10 ट्रिलियन प्रति वर्ष के बराबर बैठता है। ये एक ऐसा विशाल आर्थिक योगदान है जिसे औपचारिक जीडीपी में कभी गिना ही नहीं जाता। तो इन सारे जटिल तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद अंत में एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कोई भी अर्थव्यवस्था गरीबी के इस क्रूर दुष्चक्र को सफलतापूर्वक कैसे तोड़ सकती है, जब उसकी आधी जनसांख्यिकी क्षमता इसी जाल में असमान रूप से फंसी हुई है? जब तक इस बहुआयामी समस्या की जड़ों को, विशेषकर इस जेंडर गैप को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया जाएगा, तब तक क्या वास्तविक आर्थिक विकास संभव है? ये वाकई गौर करने लायक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भविष्य के समाधानों के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु भी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।